नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग ई ऑक्शन में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट क्यों करें। ठीक है, उसके एडवांटेज बताऊंगा और जब आपको पता चल जाएगा उसके एडवांटेज और आप चाहोगे कि मैं उसमें जो है पार्टिसिपेट करूं, ठीक है, उसके फ़ायदे जानने के बाद तो उसमें मेरे को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है पार्टिसिपेट करने से पहले, वो यहाँ पे देखेंगे हम। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि उसके अंदर होता क्या क्या है, तो पहले आप वो वीडियो देखो ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें होता क्या क्या है। उसके बाद ये वाली वीडियो देखो, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको पहले बता दूँ और आप वहाँ पे कूद जाओ बिना हथियार के युद्ध में तो मज़ा नहीं आएगा, हारना ही पड़ेगा। हम बाहुबली तो है नहीं कि भाई एक मुक्के में जो है ना उसको गिरा देंगे। ठीक है, तो पहले इसकी जान लेते हैं क्या होता है। कल मैंने बैकग्राउंड बताई थी ई ऑक्शन में। ई ऑक्शन इसलिए होता है क्योंकि पहले तो देखो मैनुअली होता था, यानी कि वहाँ बैठ गया एक बाबूजी ऑफिसर और वो हथौड़ा उसने लिया हुआ है, वो जो घंटी नहीं बजाते हैं स्कूलों में लकड़ी का हथौड़ा, उससे वो लेकर के डुक डुक करता रहता है कि राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 और सेल आउट, वो वाला सिस्टम था पहले। ठीक है, शेयर मार्केट में भी पहले ऐसे ही होता था, लेकिन अभी क्या है यहाँ पर ई ऑक्शन हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हो गया। जब सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक होती है ये भी कर दिया है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको सारी प्रॉपर्टी का ज्ञान जो है ना बैठे बैठे घर पे हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहला फ़ायदा, ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो होती हैं ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि जिनका पैसा जो है बैंक रिकवर नहीं कर पाया है, क्योंकि बैंक ने जिसने लोन लिया था उसको लोन दिया और कहा कि भाई आप ले लो और हमको पैसे देते रहना, इंटरेस्ट देते रहना, और भाई साहब ने पैसे नहीं चुकाए। अब वो पैसे नहीं चुका रहे हैं विद इन टाइम, इसका एक टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं चुकाता है तो एक एक्ट के तहत, सरफेसी एक्ट के तहत बैंक को ये जो है दिया गई है परमिशन कि आप उसको टैग कर सकते हो नीलाम करने के लिए, ताकि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को वापस ले सको। विजय माल्या जी का आपने सुना होगा, और भी ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। विजय माल्या का इसलिए ले रहा हूँ नाम क्योंकि बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है टैग करके पैसा निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन होता यह है कि वो प्रॉपर्टीज जो है हाई वैल्यू की होती हैं। तो अब भाई मैं क्यों खरीदूं उसको। आप ठीक है नीलामी में निकाल रहे हो तो मैं तो उस पर रेट पे नहीं लूँगा, आप कम बताओ तो मैं देखूँ, कुछ सोचूँ। तो बैंक क्या करता है, वो ये कहता है कि भागते चोर की लंगोटी सही। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जितनी उसकी वैल्यू है, सपोज करो 100 रुपये वैल्यू है, तो उसको जो है 75 रुपये की जो है स्टार्टिंग बेस प्राइस से स्टार्ट करते हैं। सब चीज़ों को अलग अलग समझना है, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था आपको बेस प्राइस, तो वहाँ पे देख लेना किसको कहते हैं। तो बेस प्राइस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बोली स्टार्ट होगी। तो जब बोली स्टार्ट होती है तो वो ऑलरेडी उसी लेवल पे चली जाती है, कई बार नहीं भी जाती है। एक सर्वे के अनुसार उसमें देखा गया है कि 60% से ज़्यादा प्रॉपर्टीज, 60 to 65% जो है प्रॉपर्टीज़ ऐसे ही रह जाती हैं ई ऑक्शन में, जाती ही नहीं है वो। कारण क्या है, देखिए कोई भी जो ऑक्शन होता है, टेंडर होता है, उसमें 3 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, यानी 3 पार्टिसिपेंट होने चाहिए। जिसकी सबसे ज़्यादा बोली होगी उसको वो जो है दे दी जाती है। कोई भी टेंडर हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, या कोई भी काम है, ठीक है, तो 3 बोलियां लगती हैं उसमें, तो जिसकी सबसे ज़्यादा होती है उसको दे दिया जाता है। लेकिन अगर किसी की एक आई है तो पहले क्या हो रहा था यहाँ पे ये ऑक्शन में कि उसी को दे दिया जाता था, ले भाई तू ही पकड़, हमारी तो आई नहीं है तो इसी पे पकड़। तो उसमें क्या हो रहा था, घाटा हो रहा था बैंक को, क्योंकि वो जो है जो बेस प्राइस है उसी पे उसने पहली बार बोली लगाई है और किसी ने लगाई नहीं। तो 100 रुपये की चीज़ उसको 75 रुपये में मिल गई है, ठीक है। तो वो जो है जैसे भी उसके जो है बाद में जो भी इसमें सरप्लस होता है अमाउंट, उसमें करके उसको फ़ायदा ही होता है, ठीक है। वो 100 की वैल्यू जो है, अब चूंकि वो उसके पास आ गई है उस व्यक्ति के पास, और वो किसी और को सेल आउट करेगा तो दुगने पैसे, मैं कहूँ 1.5 गुना पैसा उसको मिल जाता है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू पहले ही हाई थी। तो ये इसका दूसरा फ़ायदा हो गया, ठीक है। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि आपको कम रेट पे मिल जाती है, किस्मत की बात है, ज़रूरी नहीं है। तीसरा, नुकसान भी होते हैं इसके, ऐसी बात नहीं कि सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तीसरा इसका ये फ़ायदा है, चूँकि देने वाला एक अपने आप में विश्वसनीयता है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि बैंक है, ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होते हैं बैंक। तो आप किसी अरे गहरे से नहीं ले रहे हो प्रॉपर्टी, तो वो उससे ले रहे हो तो सारी जिम्मेदारी उसकी होती है अगर प्रॉपर्टी में कुछ भी है। हाँ, आपकी भी जिम्मेदारी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मैं जनरली लंबी ही वीडियो बनाता हूँ, तो ये आपको भी मालूम है। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, क्रेडिबिलिटी आ जाती है। तीसरा, टाइम फ्रेम, जो टाइम उस ब्रोशर में लिखा हुआ है कि भाई आपको इतने इतने टाइम में पेमेंट करनी है, इतने इतने टाइम में रजिस्ट्री हो जाएगी, इतने इतने टाइम में हम आपको हैंड ओवर कर देंगे, तो वो उसी टाइम होगा, क्योंकि बाउंड होता है बैंक उस टाइम में करने के लिए। अगर नहीं करता है तो उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन लिया जा सकता है, और वहाँ से भी आप जो है पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और 100% ट्रांसपेरेंट होता है ये, ऐसा नहीं है ना कि घूस घास दे करके काम चल रहा हो, कुछ नहीं होता। ई ऑक्शन में कुछ नहीं कर पाओगे, वो बात दूसरी है कि वहाँ बैठे हुए लोग कुछ आपस में कर लें तो उनकी अलग कहानी है।
तो ये इनके जो है पॉइंट होते हैं। और चूंकि वो क्रेडिबल है तो लीगली सेफ भी है, आप केस लड़ सकते हो। बैंक कहाँ भाग के जाएगा यार, कोई आदमी हो तो उसको तो समझ भी ले कि भाई आज यहाँ गाजियाबाद में बैठा है, कल गुड़गांव में बैठा था, परसों आगरा चला गया, उसके बाद दूसरी स्टेट ही चेंज कर दी, गोवा में रहने लगा है, आता ना पता किसी का, 3 आधार कार्ड बनाए हुए अगले ने, तो वो नहीं। बैंक जो है एक लीगल उसमें भी आ जाता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये थे इसके फ़ायदे। मैं ये खाली प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग नहीं बता रहा हूँ, हर एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने कल कहा था कि अगर आप MSTC के बारे में जो है जानना चाहते हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारी आती हैं ऑक्शन के लिए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मतलब जो आप घरेलू यूज़ कर सकते हैं, कार से लेकर के मोटरसाइकिल घर का सामान, तो वहाँ पर भी आप बिड कर सकते हैं। एयरपोर्ट की जो ऑक्शन होती है, ठीक है, आज जितने भी डिपार्टमेंट है सब लोग ऑक्शन करते हैं। देखिए जैसे कि मैं एक डिपार्टमेंट में था, मैं आपको बताऊं, बहुत पहले की बात बता रहा हूं। वहाँ पे क्या हुआ, हमारे जो इंजीनियर साहब हैं बड़े, वो चेंज हुए थे, तो हमने पिछले साल ही जो है नया सामान मंगाया था। मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे को ना इनका कलर वलर पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, ये अब हो चुके हैं पुराने। तो चूँकि उनके हाथ में एक लिमिट होती है कि भाई आप इतना खर्च कर सकते हैं साल भर में, तो उन्होंने साहब ने जो है नया फर्नीचर बनवाया था, बहुत बढ़िया फर्नीचर बनाया, और मैं बहुत धन्यवाद भी देता हूँ उनको, क्योंकि वो थोड़ा सा पुराना हो गया था, यूज़फुल था लेकिन पुराना हो गया था, क्योंकि आपको पता है भाई गवर्नमेंट में कैसे काम चलते हैं। तो उन्होंने वो क्या किया, ऑक्शन में डाला, ठीक है, तो जिन लोगों ने उसमें ऑक्शन लिया उनको सस्ते में मिल गया, तो सरकार का भी फ़ायदा हो गया दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन हुई। खैर, तो ऐसा आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कस्टम में जितना भी सामान आता है और वो जो लोग उसको नहीं छुड़ाते हैं, तो वो जो है ऑक्शन में डाल दिया जाता है। कई बार बहुत महंगा भी होता है, तो इसके लिए आपको उसकी वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। अब हम अपने आ जाते हैं टॉपिक पे, जो हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी में ऑक्शन डालने से पहले आपको किन किन चीज़ों का जो है पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, रोकड़ा, मनी, अमाउंट, पैसा, ठीक है, रुपया, ये टका, ये आपके पास में होना चाहिए। कितना, इतना हो कि सपोज कीजिए मैंने बताया 100 की चीज़ थी, मसलन बता रहा हूँ, तो आपके पास में जो है 50 रुपये पड़े होने चाहिए भाई, ठीक है। 50 रुपये नहीं है कोई बात नहीं है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर 50 रुपये नहीं है तो 40 तो हो ही, ठीक है। तो क्यों चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने देख लिया कि भाई मेरे पास में इतना पैसा है, तो आपका नंबर 1 टिक हो गया। इसमें जितने पॉइंट बना रहा हूँ तो आप लिखते जाइएगा, ठीक है, ये आपके पास में हो गया। दूसरा आ जाता है क्योंकि आपको जो है ये जो मैंने बताया 40 रुपये, इसमें जो है आपको 10% जो है टोटल अमाउंट का वो EMD में देना होता है, और कुछ जो है बिड में लगाने होते हैं, ठीक है, जो उसकी फ़ीस वगैरह ये वो में वो लगेगा। तो इतना पैसा आपके पास हो कि आप कम से कम ये तो पे कर सको। नहीं आएगा कोई बात नहीं, आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो EMD होती है वो रिटर्न कर दी जाती है, क्योंकि हाई अमाउंट होता है, ठीक है। तो इतना पैसा तो हो कि भाई आप ये कर लो। अगर आपके पास में कैश पड़ा है तो बल्ले बल्ले, फिर तो बात ही क्या है, आप तो धड़ाधड़ जो है ना बैठोगे यार, आंधे पट 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 चल जा, कितनी ले ले। लेकिन ये ले करने से पहले पता क्या होता है, आपको पता होना चाहिए क्या, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। सपोज कीजिए मैं अभी 1-2 दिन में अगर कोई आपको बताता हूँ कि भाई गाजियाबाद में, मेरठ में, आगरा में, या आपके चंडीगढ़ में, हिसार में, पंचकुला में, गुड़गांव में, ग्रेटर नोएडा में बहुत ऑक्शन में आती हैं प्रॉपर्टीज़, और सस्ती भी हैं और महंगी भी हैं। ये कैसे पता लगेगा, ये आपको पता लगाना है कि आप वहाँ जाएंगे, उस प्रॉपर्टी को पहले चेक करो, आप कितनी बड़ी है, कैसी है, वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन फिजिकली आपने चेक करनी है, वहाँ पे लोगों से बात करनी है कि भाई यहाँ पे क्या रेट चल रहा है। ये नहीं पूछना है इस मकान का क्या रेट है, ये नहीं पूछना है, उस लोकेलिटी में क्या रेट चल रहा है उनके मकान का, जो वो वहाँ पे रह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं वो अपने मकान का, उससे पता चलता है। अगर कहोगे ना किसी को कि भाई ये ऑक्शन में निकला हुआ है तो मेरे को ये चाहिए, कितना रेट होगा इसका बताओ, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिक करनी पड़ती है। तो आपने क्या करना, उसकी वैल्यू पता लग गई आपको। वैल्यू पता लगने के बाद में आपने उसमें जो तोड़ फोड़ है, जो जैसा आप उसको अपने सपनों का महल बनाना चाहते हो, अंटालिया बनाना चाहते हो, तो उसमें देख लो भाई मेरा कहाँ जो है सिनेमा घर रहेगा, कहाँ मेरा जो किचन रहेंगे, कहाँ मेरे जो है नौकर सोएंगे, सब देख लेना भाई। उसके बाद में छत वत गीली तो नहीं है, टूटी तो नहीं है, ये सब देखने के बाद उसकी अपने जो है कॉस्ट बैठा लेना कि भाई मेरी मोटा मोटी जो है इतने स्क्वायर फीट का जो है ये है, और मेरा इतना रुपया इसमें लग जाएगा। 10 लाख लगेंगे, 15 लाख लगेंगे, 5 लाख में काम हो जाएगा, या 1 लाख में रंग पोतन करके, ठीक है ना, हो जाएगा मेरा। तो वो हिसाब अपना देख लेना, वो हिसाब आपने जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू में जोड़ देना है, प्लस उसका थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना है एक्स्ट्रा। वो आपकी हो गई प्रॉपर्टी की वैल्यू, जहाँ तक आप बिड लगानी है। ऐसा नहीं होता है कि एक ने लगाई 100 रुपये तो आप जो है ना 500 रुपये लगाओगे, नहीं,
ये कैलकुलेशन नहीं होती है। वो तो एक जो है ना अहंकार हो गया, उसमें फ़ायदा नहीं है, जीत नहीं पाओगे। अगर आपको इन्वेस्टर ही हैं आप, तो आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ, आपको रहने के लिए लेनी है और जगह अच्छी लग रही है तो 2 पैसे महंगी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपका फ़ायदा होना चाहिए। उसके बाद बाबूजी आ जाता है आपका कि आपके पास में 50 रुपये थे, 50 रुपये नहीं है, तो उसका जुगाड़ कैसे करना है। उसका जुगाड़ बाद में नहीं करना, पहले ही करके रखना है। अपने बैंक से, अपने आरएम से, जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है, उससे आपने बात करके रखनी है कि भाई मेरे को 50 लाख रुपए या 30 लाख रुपए या 32 लाख रुपए, 20 लाख, जितनी आपकी ज़रूरत है, जितनी आपकी कैपेसिटी है पे करने की, रीपे करने की, तो उतना आपने उसके लोन के बारे में बात कर लेनी है कि भाई ये मेरी चीज़ें हैं, मेरे को लोन मिल जाएगा क्या। वो कहते हैं हाँ मिल जाएगा, तो फिर जो है ना इस पंगे में आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात डॉक्यूमेंट की। तो अब जो मैं आपको ये ऑप्शन बताऊंगा उसमें से आपने जो है मेन डॉक्यूमेंट आपने देख लेने कि मेरे पास ये है कि नहीं है, वो रेडी कर लेने हैं। क्योंकि 1 महीने की तारीख होती है, किसी में पहले आओ पहले पाओ वाली सिस्टम भी है, सारी तरीके के होते हैं ये, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ऐसा, कुछ 10 दिन के लिए होते हैं, कुछ 5 दिन के लिए होते हैं, कुछ आज के लिए ही हैं, कुछ 3 दिन के लिए होते हैं। तो ये मैटर करता है। तो आपने डॉक्यूमेंट ज़्यादा कुछ नहीं होते, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर आपको चाहिए एक, ठीक है। और एक आपको चाहिए अपना क्या, बैंक अकाउंट की जो कैंसिल चेक चाहिए आपको, और एक फ़ोटो। ये चीज़ें मेन होती है और कुछ नहीं होता। पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है, वो चाहिए आपको, ठीक है। पैन कार्ड में और आपके जो अकाउंट का जो चेक है, ठीक है, बैंक का चेक, उसमें सेम नाम होना चाहिए। कई केसों में ऐसा भी मांगा जाता है, कई केसों में जो है DSC मांगा जाता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। उसके बारे में मैं कल बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। आज नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे इसकी कंटिन्यूशन कर रहा हूँ अपनी ई-ऑक्शन वाले की। हर एक जगह यही चीज़ें चाहिए और कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, वैल्यू की, प्रॉपर्टी की वैल्यू आपने देख ली है। उसके बाद में देखना है कि भाई वो सिंबॉलिक है कि फिजिकल है। सिंबॉलिक का मतलब हो गया कि कई बार क्या होता है, एक बोर्ड लगा देते हैं वहाँ पे, ठीक है, कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है, रह उसमें कोई और ही रहा है, तो फिजिकल पोजीशन नहीं है, ताला बैंक ने नहीं मार रखा उसमें, वो अभी सिर्फ बता के गए हैं कि ये प्रॉपर्टी बैंक के अंडर में है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपने लेनी है। फिजिकल वाली में जाना है, जो कोई भी फिजिकल है वो ज़्यादा सही रहती है। उसमें आप जो है साइट जाकर के देख भी सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो वहाँ प्रॉपर्टी जो ओनर है या कोई किराएदार वहाँ पे रह रहा है रेंट पे, वो आपको कहेगा नहीं भाई आप अंदर से नहीं देख सकते हैं, सॉरी सर। क्योंकि उनको तो बुरा लग रहा है ना कि भाई उनको निकाला जाएगा, वो क्यों घुसने देंगे, तुम्हें नहीं घुसने देंगे। तो फिजिकल वाली प्रॉपर्टी में हमेशा जो है आपने बिड करनी है, चाहे वो एयरपोर्ट की हो, क्योंकि वहाँ पे तो जो है एयरपोर्ट वाली में तो उनके पास ही होता है सामान, वो उन्होंने सीज किया होता है, तो वो अलग सीन है। ये प्रॉपर्टी का अलग सीन है, यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो जाता है। अगर आप वहाँ पे फिजिकल वाली है तो उसको ज़रूर जा करके चेक करें, ठीक है, जो मैंने चेक करने का बताया है, आसपास के लोगों से बात करें। उसके बाद आ जाता है आपका वो जो कॉस्ट आपने जोड़ ली सारी उसमें जोड़ ली। उसके बाद देख लो कि कोई उसमें आउटस्टैंडिंग्स तो नहीं है, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल, टैक्स है, टेलीफोन का बिल है, कोई उसे और किसी तरीके का म्यूनिसिपल टैक्स है, ठीक है, या जो आपका जो वेलफेयर एसोसिएशन होती है रेजिडेंस वाली RWA, उसका तो कोई चार्जेस नहीं है, डेवलपमेंट का कोई चार्जेस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने कैसे पता लगेगी, या तो बैंक से पूछ लो कि भाई मेरा हक है, मेरे को बताओ क्या क्या चीज़ें तुम्हारे पास है, उनसे डॉक्यूमेंट मांगो कि मेरे को दिखा भाई, तभी मैं इंटरेस्टेड हूँ, नहीं तो नहीं। बैंक तो आपको भाग के दिखाएगा और आपका राइट है ये सब चीज़ें पूछना। तीसरा, उसके बाद जो आ जाता है, तीसरा बोल रहा हूँ, उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो अगर अथॉरिटी वगैरह का सिस्टम है तो आप उनसे जो है ट्रेनिंग के लिए पूछ सकते हैं कि भाई मुझे ट्रेनिंग दो। हालांकि रियल केस में जो हमारे पास अभी जो एग्जिस्टिंग है, जो फ़ोन नंबर दिए होते हैं उठाते ही नहीं है बाबूजी, ईमेल कर लो, ईमेल का जवाब नहीं आता है, क्योंकि उनको और भी काम है ना भाई, समझ रहे हो ना, और भी काम क्या होते हैं, चाहिए रहता है कहीं इधर उधर से, ऐसे थोड़ा ना हो जाता है। लेकिन ये एक राइट है आपका कि आप जो है ऑक्शनर से पूछ सकते हैं कि मेरे भाई ये बता ऑक्शन कैसे होगी। तो एक भाई ने कमेंट किया था, नाम मैं उनका भूल गया हूँ, कि 3 दिन की जो है वो होगी ट्रेनिंग होगी अभी नोएडा में, ठीक है, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर मुझे उनका नाम मैं देख कर यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जो आपने ये बताया ट्रेनिंग होगी, तो अच्छी बात है। तो वो उन लोगों की होगी जो ई ऑक्शन में पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एक टोटल वैल्यू निकाल ली अपने उसकी, और जो मार्केट वैल्यू है जो लोगों ने बताई है, दोनों को कंपेयर कर लेना भाई, क्या आप उतना दे सकते हो, ज़्यादा है कि कम है। अगर कम आ रही है तो बल्ले बल्ले, अगर ज़्यादा आ रही है तो उसमें थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि क्या करना है, ठीक है। तो ये इसमें पॉइंट्स हैं, आपने सारी चीज़ें देखने के बाद ही उसमें बिड करनी है। जब कल मैंने बता दिया था आपको डेट टाइम, ये वो सारी चीज़ें आपने एक पेपर पे नोट कर लेनी है, इसलिए मैंने कहा कि पहले वो वाली वीडियो देखो कि नोएडा में ई ऑक्शन में होता क्या है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये वाली वीडियो देखो, दोनों वीडियो को देखोगे तब जा करके ई ऑक्शन का माजरा समझ में आएगा। कल मैं बताऊंगा डीएससी। अगर आप लोग इसी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ों में, इधर से लिया और इधर जो है सेल आउट कर दिया, या अपने लिए कुछ चीज़ चाहते हैं, तो आप जो है इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं मेरी, और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है, बेसिकली मैं एक अपना जो हमारा जो पर्सनल बिजनेस है उसको मैं यहाँ पे प्रमोशन कर रहा हूँ, उसकी थोड़ी सी वेलसुन फार्मेसी के नाम से हमारी फार्मेसी है। तो आप जो है मैं ये नहीं कर रहा हूँ वहाँ से सामान खरीदें आप, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा चैनल है वेलसुन फार्मेसी, आप उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी मेडिसिन के बारे में, किसी भी ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसके ऊपर वीडियो बना करके आपको बताएंगे कि वो एक्चुअली में है क्या। ठीक है, सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका बने रहने के लिए, ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद, नमस्कार।